तो आगे हम लोग कवर करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग। अभी तक वीडियो में आपने कवर करा कि रॉड की वजह से फील्ड कैसे लिखा जाता है। अब हम कवर करेंगे रिंग की वजह से। आ जाओ जरा देखो स्क्रीन पे। मान लो मैं आपसे कह दूं, पहला केस हम लोग करते हैं इसका। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास एक m मास की रिंग है। अभी तक रॉड पड़ा, अब उस रॉड को सोचो ऐसे मैंने मोड़ दिया, रिंग बना दिया। और पहला केस जो हम ले रहे हैं उसमें सेमी सर्कुलर रिंग हमने लिया है। तो भाई अब हमारे पास जो मास है वो रिंग के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है और मुझे इस रिंग की वजह से सेंटर पर फील्ड लिखकर दिखाना है कि भाई सेंटर पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। बोलो, ट्राई करें। आ जाओ जरा देखो भाई, सेंटर पर फील्ड अपने को लिखना है तो सर हम ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा सीधा लिख दें G/m/r²। अरे भाई आपने ये फार्मूला पॉइंट मास के लिए सीखा था, यहां तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग पूरे रिंग में फैला हुआ है, तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते। क्या करने का तरीका था, रॉड में कैसे किया था आपने उस रॉड में एक छोटा सा मास तोड़ा था, उसकी वजह से पहले लिखा और फिर इंटीग्रेट करा। ऐसे इसमें भी अपन ट्राई करेंगे। आ जाओ जरा करते हैं भाई। हम सबसे पहले इस पूरे रिंग को कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। एक कोई टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं। सोचो जरा, यहां मैं एक छोटा सा अगर इस रिंग को तोड़ लूं और एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं तो इसका थोड़ा सा मास होगा ना, dm। इसकी वजह से फील्ड किधर होगा बताइए जरा। इसकी वजह से सेंटर पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सेंटर पर अगर मास होता तो ये वाला dm उसको क्या करता, अट्रैक्ट करता। लो सर, ये होगी फील्ड की डायरेक्शन। अरे भाई कहीं पर भी अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो आप क्या करो, वहां टेस्ट मास रख के देख लिया करो। बताओ ये dm क्या करता है, इस टेस्ट मास को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। ये देखो कर रहा है ना। अच्छा अगर ये dm यहां ना होता, यहां एलिमेंट होता अगर ये, तो सर ये इधर अट्रैक्ट करता। इसका मतलब इसका हर एक टुकड़ा, इस पूरे के पूरे रिंग का हर एक एलिमेंट यहां पर फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है और मुझको वही फील्ड की वैल्यू चाहिए। चलो निकालते हैं फील्ड की वैल्यू, देखते हैं कैसे निकालेंगे। आ जाओ आराम से एक एक स्टेप को समझना, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पूरे रिंग पर हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं। इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूं। ये मैंने रेड कलर से यहां एक एलिमेंट कट कर लिया, ये देख। और ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट कट किया है इसका छोटा सा मास भी होगा, मान लो इसका मास है dm। और ये जो एलिमेंट हमने कट किया है ये एलिमेंट सेंटर पे एक छोटा सा एंगल भी फॉर्म करेगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट की कुछ तो लेंथ होगी ना। ये बताओ, ये छोटी सी जो लेंथ होगी इस टुकड़े की, उस लेंथ को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये लेंथ है हमारी dx। और ये जो छोटी सी आर्क लेंथ है, आप चाहो तो इसको जूम कर लो, देखो इधर देखो जूम करके। ये जो छोटा सा हमने यहां पर ये लिया ना, ये एंगल भी तो बनाएगा यार सेंटर पे। कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, मान लेते हैं ये छोटा सा एंगल बना रहा है डी थीटा। बोलो, लिख सकते हैं ना। ये dx क्या है, dx इस एलिमेंट की लेंथ, और डी थीटा क्या है, ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसकी वजह से सेंटर पर बनने वाला एंगल। अच्छा आगे सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा फार्मूला तो आप सभी ने 9 से पढ़ते चले आए होंगे, क्या कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर लगा दो जरा, डी थीटा इज इक्वल टू, और डी थीटा के लिए आर्क कितनी है, dx अपॉन रेडियस। तो बोलो dx की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, dx की वैल्यू आप लिख सकते हो आर डी थीटा। लिख लो, ये रिजल्ट साइड में थोड़ा काम आएगा आगे चलकर, है ना। ऐसे लिखा रहने दो। अभी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, अभी भाई मैंने इस रिंग पर बस एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया है, बस उसकी बातें कर रहा हूं मैं। बताओ कोई दिक्कत इतने में नहीं ना। अच्छा मान लो मैं आपसे कह दूं कि ये जो एलिमेंट आपने लिया है ना, इसका हॉरिजेंटल लाइन से एंगल है थीटा, यानी थीटा ऊपर जाकर ये जो एलिमेंट है ये यहां पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, डी थीटा। एक तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हो कि थीटा ऊपर जाकर डी थीटा रोटेट कर गए, ऐसे घूम गए, तो छोटा सा मास आ गया होगा, छोटा सा एलिमेंट आ गया होगा। हम उसकी ही बात केवल कर रहे हैं, बताइए। चलो अच्छा, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से बस आप फील्ड लिखना बता दो मुझे कितना होगा सेंटर पर, केवल इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। सर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इसको तो मैं पॉइंट मास मान सकता हूं, और इसकी वजह से फील्ड तो मैं आसानी से लिख ही सकता हूं। बताइए जरा कितनी होगी। छोटा सा फील्ड होगा DE इज इक्वल टू GDM/r², ये होगा फील्ड सर। ये आप कैसे लिख सकते हो, ये आप जरूर लिख सकते हो। क्यों?
क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है तो हम इसको पॉइंट मास की तरह लिख सकते हैं। लिख दिया हमने सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। अब मुझे बताइए यहां पर जो मास फैला हुआ है वो कैसे फैला हुआ है? लीनियर, लेंथ वाइज ही तो फैला है। और अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लेमडा यूज कर सकते हैं। बताइए जरा, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन लेंथ होता है। तो यहां पर मास हो गया m और लेंथ कितना है इस रिंग का? यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितना होता है बताओ जरा? पूरे सरकमफ्रेंस का 2πr, तो आधे का कितना होगा? आधे का होगा सर πr। बोलो कोई दिक्कत? और अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप लेमडा को ऐसे भी लिख सकते हो कि थोड़ा सा मास थोड़े से लेंथ की रेशियो। अरे भाई पूरा मास लिया तो पूरी लेंथ ले ली, और छोटा सा मास लिया तो उस छोटे से मास की लेंथ ले ली, क्योंकि हम तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानकर चल रहे हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है हमारी ये। ठीक है भाई? अच्छा सर, तो क्या आप dm इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? लेमडा dx लिख सकते हैं सर। रख दो इसकी वैल्यू यहां पर। बताओ जरा de क्या लिखा बना? de इज इक्वल टू जी लेमडा dx डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यही तो बना ना भाई? देखो ये वैल्यू यहां रख दी। अच्छा, ये बना फील्ड केवल किसकी वजह से? इस छोटे से टुकड़े की वजह से। लेकिन हमको तो चाहिए पूरे की वजह से। अरे सर अब छोटे की वजह से लिख लियो, बस क्या करो इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा काम। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों सर, क्या गड़बड़ी है इसमें? एक बात बताना मुझे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड है किधर? सर इस तरफ है। अच्छा सोच, अगर ये एलिमेंट यहां ना होकर ये एलिमेंट यहां होता, इस तरफ होता, तो फील्ड किधर आता? इस तरफ आता। क्या हर एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है या अलग अलग डायरेक्शन में? अरे भाई अगर डीएम यहां लिया होता तो फील्ड इधर होती, डीएम अगर यहां लिया होता तो ये फील्ड की डायरेक्शन ये होती, डीएम अगर यहां लिया होता तो फील्ड की डायरेक्शन ये होती। बोलो, डीएम अगर यहां लिया होता तो फील्ड की डायरेक्शन ये होती। इसका मतलब हर एक की वजह से जो डीई बन रहा है, जो फील्ड बन रहा है, वो एक डायरेक्शन में नहीं है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है और एक ही डायरेक्शन में हर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ऐसे गलत है ये, ऐसी गलती मत कर देना। कभी भी किसी वेक्टर को इंटीग्रेट तभी करें जब उसका हर एक टुकड़ा एक ही डायरेक्शन में हो। पहले आपने इसके जस्ट पहले वाले में आपने जब रॉड के साथ डील की थी ना, तो रॉड में हर एलिमेंट की वजह से फील्ड एक ही डायरेक्शन में था, इसलिए आपने सीधा इंटीग्रेशन मार दिया था। यहां नहीं कर सकते, यहां ध्यान रखना इस बात को। फिर सर फिर कैसे करेंगे? इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एक तरीका है, आ जाओ बताते हैं आपको। इधर था ना डीई, आप अभी काम करो, इस डीई के कंपोनेंट कर लो। आ जाओ जरा, देखो इस डीई के कंपोनेंट कर लो। डीई का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? एक्स एक्सिस में क्या आएगा? डीई कॉस थीटा आएगा सर। वाई एक्सिस में क्या कंपोनेंट आएगा बताइए जरा? सर वाई एक्सिस में आएगा डीई साइन थीटा। यस और नो? यही तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि यहां से एंगल थीटा है। तो मुझे बताओ, आप डीई को तो डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर पा रहे हो, बट एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट इनको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हो। क्यों सर अलग अलग इंटीग्रेट क्यों कर सकते हैं? अरे भाई अगर आपने एलिमेंट कहीं और लिया होता तो उसमें भी तो एक्स और वाई दोनों ही कंपोनेंट आते, तो एक्स वालों को अलग से इंटीग्रेट कर लो। आ जाओ जरा। इसका मतलब सर हमें लिखना चाहिए एक्स कंपोनेंट जो फील्ड का होगा वो क्या होगा? वो होगा डीई कॉस थीटा, और इस डीई कॉस थीटा को अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही वाई कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा अपने पास? वो होगा डीई साइन थीटा, और अब हम इसको अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी आप नेट फील्ड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसका पहले आप एक्स कंपोनेंट निकालो, फिर वाई कंपोनेंट निकालो, और अगर किसी फील्ड का तुम्हें एक्स कंपोनेंट पता लग जाए और वाई कंपोनेंट पता लग जाए तो नेट लिखने में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेट क्या होगा? अंडर रूट एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर। यही अप्रोच होती है। तो भाई आप अलग अलग निकाल सकते हो, एक्स अलग निकालोगे, वाई अलग निकालोगे, ये तरीका है इसका। ठीक है, आ जाओ जरा आगे करके हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाले को सॉल्व करते हैं। आ जाओ जरा देखो कैसे करते हैं। एक्स वाला जो होगा वो होगा डीई कॉस थीटा। डी की वैल्यू क्या है जरा देखो? डी की वैल्यू है जी डीएम, और डीएम की जगह क्या लिख लिया था हमने यहाँ पे? देखो जरा, डीएम की जगह लिख लिया था लेमडा डीएक्स, है ना? तो जी देखो जरा, जी लेमडा, और डीएक्स की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? देखो डीएक्स की जगह हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, रख दो, डिवाइड बाई क्या चल रहा है? आर स्क्वायर। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी है? डीई की। यहाँ पर देखिए ये रहा डी, इसकी वैल्यू लिखी है
है ना, ये वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दी। और ये क्या है, डी ई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दो यहाँ पर, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, बताओ जरा क्या बनेगा। ये बनेगा सर, एक आर से एक आर कट जाएगा, ये देखो जी लेमडा और आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा और बचेगा डी थीटा। ठीक है भाई, इसको कर सकते हैं इंटीग्रेट। अरे जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लिया, अंदर जो वेरिएबल थे वो हमने ले लिया अंदर। तो देखो जैसे जैसे एलिमेंट बदलोगे ना थीटा बदलता जाएगा, तो थीटा सर यहाँ पर वेरिएबल है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? हमने इसी को हमने बस यहाँ पर एक्सपेंड करके लिखा हुआ और कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, और इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, और कोई नया काम नहीं कर रहा, है ना। आ जाओ जरा, अब मुझे बताओ जी लेमडा बाई आर तो आ गया, लेकिन लिमिट किसकी लगेगी? तो आंसर है लिमिट लगेगी थीटा की। थीटा के टर्म में आपने पूरा कन्वर्ट कर लिया एक्सप्रेशन। अब सर थीटा की लिमिट लगाएं हम, तो बताओ जरा एलिमेंट आने कहां से शुरू हुए, किस थीटा पर एलिमेंट आने शुरू हुए थे? पहला टुकड़ा यहां से तोड़ना शुरू करो, छोटा छोटा तोड़ते चले जाओ। ये देख ये देख, ये छोटा छोटा तोड़ते चले जाओ। पहला टुकड़ा कहां आया? पहला टुकड़ा तो बिल्कुल यहीं यहीं सामने आया था। फिर ये वाला टुकड़ा कितने एंगल पर आया? थीटा एंगल पर। ये वाला टुकड़ा कितने एंगल पर आएगा? जब एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ते 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 90 डिग्री। ऐसे सर देखो एलिमेंट कितने एंगल पर मिलते चले जाएंगे, यहां से एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। कितना एंगल बढ़ रहा है सर? ये एंगल हो रहा है 0 से लेकर 180 तक। दोबारा देखो, लिमिट किसकी है? थीटा की। और इंटीग्रेट क्या किसको कर रहे हो? इन हर एक एलिमेंट को ही तो इंटीग्रेट कर रहे हो भाई। तो एलिमेंट देखो कहां से मिलने शुरू हुए, रिंग में एलिमेंट देखो कहां से मिलने शुरू हुए। इस लाइन को देखो, ये सेंटर से धीरे 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 पहला एलिमेंट ये रहा, दूसरा तीसरा, ऐसे हर एक एलिमेंट देखो कितने एंगल पर मिलते चले जा रहे हैं, 90। और फिर इधर भी एलिमेंट है 180, 0 से लेकर 180 तक ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमने उन एलिमेंट्स को यहां पर लिखना है। ठीक है, तो लिमिट कहां से कहां? 0 से लेकर 180 तक। सर अगर ये पूरा रिंग ना होता, यहां पर मैं तुमसे बोलता कि नहीं नहीं ये पूरा सेमी सर्कुलर रिंग नहीं है, ये केवल इतना ही रिंग है, देखो इतना ही रिंग लेता मैं, तो लिमिट आप क्या लगाते? 0 से लेकर जहां तक रिंग, जितने एंगल तक रिंग मिलता उतना एंगल तक आप लिमिट लगाते। अच्छा जरा इसको सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा। ये बनेगा सर जी लेमडा बाई आर बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट कहां से कहां? लिमिट है 0 से लेकर पाई तक। भाई अपर लिमिट यानी आप यहां पर 180 रख दो, माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 180 0 होता है, साइन 0 0 होता है। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या मिलेगा? 0। बोलो, यानी इसका मतलब जो भी फील्ड आया उसका एक्स में कंपोनेंट नहीं आया। अच्छा वाई में देखें जरा, एक्स कंपोनेंट तो 0 हो गया सर। आ जाओ जरा वाई वाला चेक करके देखते हैं इधर साइड में। देखो भाई वाई वाला क्या आएगा? वाई वाले में ऐसे ही बनेगा जी लेमडा बाई आर, और इसमें आया था कॉस थीटा, उसमें अंदर क्या आएगा? साइन थीटा, और यहां क्या चल रहा है? डी थीटा, है ना भाई। अब हम वाई वाला सॉल्व करके देखना चाहते हैं। लिमिट इसमें भी क्या लगा दो? 0 से लेकर पाई तक। आ जाओ जरा कैलकुलेट करके देखो क्या बनेगा। जी लेमडा बाई आर, और साइन थीटा का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पाई। रख दो यहां पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो क्या बनेगा? देखो जरा, अंदर बनेगा, माइनस बाहर लगा दो, अंदर बनेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई होता है -1 और ये है -1, तो बन गया -2, और पहले से ही माइनस लगा है इसलिए बन गया +2। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो क्या बना जाके? ये बना जाके 2g लेमडा बाई आर। ये केवल किसके अलॉन्ग आया? y के अलॉन्ग फील्ड आया, x के अलॉन्ग कोई फील्ड नहीं आया। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा तरीका है। बोलो बड़ा लग रहा है क्या? बड़ा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना कि थीटा पे जाके डी थीटा का टुकड़ा लिया, उसकी वजह से लिखा, फिर उसको x और y में कंपोनेंट किया और इंटीग्रेट कर दिया, और थीटा के टर्म में लिमिट लगा दी। बस इतना सा काम करना, ये अप्रोच है आपको क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो इसमें केवल किसका आया? y का आया, x का कोई कंपोनेंट नहीं आया। अच्छा आप ये भी सोच सकते हो कि x में फील्ड आया क्यों नहीं। देखो जरा, देखो एक बात बताओ, जितने भी फील्ड होंगे डी ई ऐसे होंगे ना हर एक कंपोनेंट की वजह से, सोच कर देख बेटा, इन सारे कंपोनेंट का रिजल्टेंट कहाँ आएगा?
सबके एक्स वाले रिजल्टेंट खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, इसका एक्स कंपोनेंट इधर इधर आएंगे ना, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। सबके वाई वाले कहाँ आएंगे, वाई वाले तो ऊपर ही आएंगे, तो वाई इसलिए जुड़ जाएगा। एक्स में नेट फील्ड नहीं आएगा, नेट फील्ड केवल किस में आएगा, वाई में आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अभी हमने जो रिंग लिया था वो सेमी सर्कुलर रिंग था। सोच कर देखो भाई, अगर मैं क्वार्टर रिंग ले लूं तो क्वेश्चन अभी भी मेरा वही है, एम मास है, आर रेडियस है, और आपको सेंटर पे क्या लिख के दिखाना है, फील्ड। तो सर कैसे हैंडल करेंगे, तरीका बिल्कुल सेम है, वही थीटा पे जाके डी थीटा, वो सारे काम जो मैंने अभी किए थे ना पहले, वो सारे काम आपको करने हैं बिल्कुल वैसे ही। एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे, वाई को अलग इंटीग्रेट करेंगे, सब काम कॉपी है। एक्स वाला ये बनेगा, वाई वाला ये बनेगा, आप तो सीधा सीधा ये याद रखो, सब कॉपी पेस्ट है। बस पहले पूरा रिंग था, अब सर ये पहले सेमी सर्कुलर रिंग था, अब केवल क्वार्टर रिंग है। तो क्या होगा, जब आप एक्स वाले को सॉल्व करोगे तो लिमिट कहां से कहां लगा देना आप। अब बताओ जरा, एलिमेंट कहां से चालू हुए, यहां से चालू हुए और कहां तक गए, यहां तक गए। सर उठाओ जरा हाथ को, देखो कितना उठता गया, पहला एलिमेंट यहां मिला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, ऐसे यहां तक मिले एलिमेंट। एंगल कहां से कहां गया सर, अब हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर π/2 तक, यानी 0 से लेकर 90 तक। ऐसे इसमें भी लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है भाई, ये लिमिट्स आपको लगानी है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा का क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटीग्रेशन में। लिमिट आपको पता ही है कैसे लगानी है, 0 से लेकर π/2। जब आप π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1। बोलो कर पाओगे, कोई दिक्कत। ऐसे ही साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। कर पाएंगे आप लोग, माइनस कॉस थीटा होगा। आगे चलकर इसको सॉल्व कर दीजिए, लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर π/2 तक, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो x कंपोनेंट की वैल्यू मिलेगी g(λ/r), और y कंपोनेंट की जो वैल्यू मिलेगी लिमिट रखने पर वो मिलेगी g(λ/r), क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो 1 हो जाएगी, प्लस का 1। इसकी भी कैलकुलेशन आ जाएगी, वो भी प्लस का 1 होगी। अरे बड़े आसान आसान रिजल्ट आ गए। इसका मतलब इस आर्क की वजह से, इस क्वार्टर रिंग की वजह से सेंटर पर जो फील्ड आया उसके एक्स और वाई कंपोनेंट हमें पता चल गए। अच्छा, सेंटर पर नेट फील्ड किधर आया होगा, इस तरफ, लेकिन आपको तो क्या पता चले, एक्स कंपोनेंट पता चला उसका, और कौन सा कंपोनेंट पता चला, वाई कंपोनेंट। चलो मैं इसको बना दूं, यहां पर एक्स कौन सा है, ये रहा एक्स कंपोनेंट, और ये रहा उस फील्ड का वाई कंपोनेंट, और रिजल्टेंट कहां है सर, रिजल्टेंट बीचों बीच में है, ई नेट। चलो अच्छा, अगर मेरे को ई लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, √EX², दो वेक्टर हैं, दो कंपोनेंट है, उनका रिजल्टेंट लिखना है EY²। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा g(λ/r√2)। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा। ठीक है भाई, तो हमने यहां पर क्वार्टर रिंग की वजह से सेंटर पर फील्ड लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखो पहले हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया, फिर हमने क्वार्टर रिंग लिया। बताइए बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी तुमने देखा सेमी सर्कुलर रिंग, फिर क्वार्टर रिंग। अच्छा, एग्जाम में मान लो ना सेमी सर्कल आया ना क्वार्टर आया, एक ऐसा आर्क आ गया जिसका एंगल 60 डिग्री था, तो फिर कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए पूरा ड्राइव करोगे क्या एग्जाम में, नहीं। एक फार्मूला देता हूं, देखो स्क्रीन पे, इसको डायरेक्ट यूज कर लेना। देखो अगर आपके पास एक रिंग हो और रिंग का एक आर्क दिया जाए जिसका आर्क एंगल कितना हो, φ, इसकी वजह से सेंटर पर अगर फील्ड पूछे तो सेंटर पर फील्ड डायरेक्ट याद रखना कितना होगा, E = 2g(λ/r sin φ/2)। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखें। ये देखो लेमडा की जगह आप क्या लिख सकते हो, लेमडा = लिख सकते हो मास अपॉन लेंथ। कौन सी लेंथ, ये आर्क लेंथ। ये देखो यहां से लेकर यहां तक जो भी लेंथ हो वो आप लिख सकते हो। क्या सर मैं एंगल = आर्क अपॉन रेडियस भी लगा सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल। बताओ जरा बताओ क्या लिख सकते हो, φ = आर्क कितनी है L और रेडियस कितना है R। तो आपकी मर्जी हो तो आप L = क्या लिख सकते हो, φ × R, ऐसे भी लिख सकते हो,
सॉरी फाई इंटू आर। ये देखिए फाई इंटू आर। आप चाहो तो ये लेमडा की वैल्यू यहाँ रख दो, उसके टर्म में भी आप ये फार्मूला याद रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। मुझे ये ठीक लगता है, E = 2g लेमडा बाई आर साइन फाई बाई 2। फाई क्या है? इस आर्क के थ्रू बनाया गया एंगल। बोलो याद रहेगा ये फार्मूला? अरे भाई अगर ये तुम फार्मूला याद कर लोगे ना तो जो अभी तुमने सेमी सर्कल रिंग वाला करा था वो देखो हो जाएगा। चलो मैं इस रिंग को मिटा देता हूँ, सेमी सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो सेमी सर्कल रिंग। अब बता भाई, अगर सेमी सर्कल रिंग है तो इसका आर्क एंगल कितना हुआ? यहाँ सेंटर पे देखो एंगल कितना बन रहा है सर, पाई बन रहा है। रख दो यहाँ पर पाई बाई 2। बताओ साइन पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है? 1। कितना आंसर आ गया? 2g लेमडा बाई आर। यही तो आया था अभी। अगर मैं क्वार्टर रिंग दे दूं तो बताओ जरा आर्क एंगल कितना बना सर? आर्क एंगल बना आपकी बार 90 मतलब पाई बाई 2। फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है। रख दो यहाँ पर, सॉल्व कर दो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। ये नेट फील्ड का आंसर है, ध्यान रहे। अच्छा एक बात बताओ, इस आर्क में नेट फील्ड होगी कितनी, किस डायरेक्शन में होगी, मैं ये पूछ रहा हूं। तो आंसर है सर ये नेट फील्ड हमेशा इस एंगल के बाई सेक्टर पे होगी ऐसे, और ये होगा नेट फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, जैसे देखो जैसे सेमी सर्कल रिंग है ना, तो इसकी वजह से नेट फील्ड इस एंगल के बाई सेक्टर पे, बिल्कुल ये देखो। अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर रिंग ले लूँ, ये देखिए मैं क्वार्टर रिंग लेकर भी बता देता हूँ तुम्हें, नहीं तो तुम्हें कन्फ्यूजन रह जाएगा। इसकी वजह से नेट फील्ड इधर होगा। कितना होगा फील्ड? इस फार्मूले के थ्रू लिख कर दिखाओ जरा, इस फार्मूले के थ्रू लिख के दिखाओ, देखो जरा कितना होगा। ये होगा सर E = 2g लेमडा बाई आर साइन फाई बाई 2। और यहाँ बताओ जरा फाई वैल्यू कितनी है, या आर्क एंगल कितना बन रहा है, फाई कितना बन रहा है? फाई बन रहा है सर 90 यानी पाई बाई 2। हमेशा आप पाई के टर्म में ही रखें, ठीक है। तो ये बनेगा पाई बाई 2 और बाई 2, तो ये तो बन गया सर पाई बाई 4। क्यों भाई? और साइन पाई बाई 4 मतलब, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन पाई बाई 4 कितना हो गया? 1/√2। ये √2 से ये 2 आप उड़ा दीजिए, ऊपर √2 और बच जाएगा। तो देखो जरा रिजल्ट क्या आ गया, E = क्या बना बोलो, g लेमडा बाई आर √2। ये तो सर पहले भी हमने लिखा था, देखो देखो लिखा था कि नहीं लिखा था। तो सर बस ये वाला फार्मूला अगर मेरे को अच्छे से याद रहेगा तो हम एग्जाम में आंसर देकर चले आएंगे। तो सर ये तो अच्छी बात हुई, हम नेट फील्ड लिख लिया करेंगे। अभी तक जो आपने पुराना ड्राइव कराया था उसमें तो आप कंपोनेंट लिख रहे थे, बाद में रिजल्टेंट आता था नेट फील्ड, या तो सीधा सीधा नेट फील्ड आ रहा है। तो बढ़िया बात है ना। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपको एज इट इज ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ता है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिंग का कोई पार्ट नहीं है, ना क्वार्टर रिंग है, ना सेमी सर्कल है, ना आर्क है, पूरा पूरा रिंग है, तो भाई पूरा रिंग है तो पूरा एंगल कितना बना? 2 पाई। अब तुमसे मैं कहूं सेंटर पे फील्ड बताओ, तो बिना फार्मूले के भी तुम बता सकते हो कि सर सेंटर पर अगर टेस्ट मास होता तो सब अट्रैक्ट करते, और अगर चारों तरफ से ही अट्रैक्शन होता तो नेट अट्रैक्शन क्या हो जाता है? 0। इसलिए सर्कुलर रिंग के सेंटर पर अगर पूरा पूरा रिंग दे दिया जाए तो इसके सेंटर पर फील्ड होगा 0। बात छोटी है बट याद रखनी पड़ेगी अपने को कि पूरे रिंग की वजह से सेंटर पर फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है। अच्छा रिंग के सेंटर पर फील्ड तो 0 मिला, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास एक ऐसा रिंग है m मास का, r रेडियस का, और मुझे सेंटर पर तो 0 है, लेकिन मैंने आपकी बार सेंटर पर नहीं पूछा, मैंने आपसे कह दिया आप ना मेरे को एक्सिस पर कहीं बता दो, यहां से x दूर जाकर फील्ड की वैल्यू। यहां पर कोई पॉइंट A बना दिया और मैंने कहा भाई इस A पॉइंट पर फील्ड बताओ। इस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं ना, जो ये एक्सिस पास कर रहा है, ऐसे रिंग के जो सेंटर से ऐसे लाइन पार करती है, इसको एक्सियल लाइन कहते हैं, एक्सिस वाली लाइन। तो मैंने इस एक्सिस वाली लाइन पर एक पॉइंट रखा और हमने कहा यहां होगा फील्ड। चेक करो जरा यहां फील्ड होगा क्या? हाँ सर यहां फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां टेस्ट मास रखोगे तो सर ये पूरे रिंग के जितने भी टुकड़े हैं ये सब अट्रैक्ट करेंगे इसको अपनी तरफ, तो इसको रिजल्टेंट फोर्स कहां लगेगा? ऐसे कुछ रिजल्टेंट फोर्स लगेगा और ये मूव कर जाएगा, यहां होगा फील्ड। आ जाओ जरा फील्ड निकालते हैं, यहां कितना होगा, कोशिश करते हैं निकालने की। आ जाइए जरा देखिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप एक छोटे से टुकड़े की वजह से लिखो। चलो एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, रिंग का ऊपर टॉप पे ले लेते हैं, है ना, ऐसा रिंग है, उसके टॉप पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और इस छोटे से टुकड़े का मास है dm,
इसकी वजह से फील्ड लिखना है तो उस टुकड़े से ही तो लेंथ लिखनी पड़ेगी। ये देखो यहां से मान लो इसकी डिस्टेंस है r। अच्छा ये इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो रिंग पे छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर है, तो ये r की वैल्यू तो तुम ट्रायंगल से लिख ही सकते हो। बताओ जरा ये r की वैल्यू क्या होगी, √r² + x²। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r² + x² की पावर हाफ, रूट को ऐसे भी लिख सकते हो। तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना फील्ड होगा सर, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। देखो 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 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों सर, क्योंकि अगर आप यहां टेस्ट मास रखते तो ये छोटा सा एलिमेंट क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। और कितना फील्ड आप लिखते हैं इस छोटे से मास की वजह से, ये लिखते हैं DE = क्या तरीका है, GDM / r²। ये देखो सर। अच्छा ये क्या मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लूं ऐसे, आंसर है नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेट नहीं करना ऐसे डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहां अगर तुमने छोटा सा टुकड़ा लिया तो फील्ड इधर आ रहा है, अगर तुमने नीचे छोटा सा टुकड़ा लिया होता तो ये फील्ड इस तरफ आता। डायरेक्शन अलग अलग है, और जब डायरेक्शन अलग अलग हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते। फिर सर अब एक काम करो, आपने अभी जो टुकड़ा लिया है वो टॉप पे लिया ना, ऊपर लिया ना यहां पे। अब एक काम करो, आप वैसा ही सिमेट्रिक टुकड़ा आप नीचे ले लो, बिल्कुल नीचे यहां पे। सोचो अगर सिमेट्रिक टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही नीचे होता तो फील्ड किधर आती, इस डायरेक्शन में आती कि नहीं आती, फील्ड की यही तो डायरेक्शन होती भाई। वैल्यू तो तब भी आप यही लिखते क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो आर ही होती, बिल्कुल सिमेट्री है ना ये। देखो जरा देखो, रिंग है और रिंग से ऐसे बिल्कुल सिमेट्री है, ठीक है, तो तब भी तो आप ऐसे ही लिखते। अच्छा गौर से देखो, ये है DE और इस टुकड़े की वजह से भी है DE। एक काम करते हैं, ये एंगल ले लेते हैं थीटा। और भाई अगर ये एंगल होगा थीटा, इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं, ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। दोबारा देखो, ऊपर वाले की वजह से इधर, नीचे वाले टुकड़े की वजह से इधर, ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी है थीटा। बताइए। अच्छा इस टुकड़े के कंपोनेंट करो तो इधर क्या आएगा, इस DE के कंपोनेंट करो, इधर क्या आएगा, इधर आएगा DE cos थीटा, और नीचे क्या आएगा, DE sin थीटा। ऊपर वाले के कंपोनेंट करो जरा, इसके देखो, इधर क्या आएगा, DE cos थीटा, और वर्टिकल में क्या आएगा, DE sin थीटा। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इस ऊपर और नीचे वाले जो कंपोनेंट है ना, इनके DE cos थीटा इधर ही आ रहे हैं, दोनों के cos थीटा वाले इधर ही आ रहे हैं, और एक का DE sin थीटा आ रहा है ऊपर और दूसरे का DE sin थीटा आ रहा है नीचे। इसका मतलब सर ये sin थीटा वाले कंपोनेंट जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सबके cos वाले अंदर की तरफ आएंगे और sin वाले ऐसे एक दूसरे के खिलाफ आएंगे। अभी आपने ऊपर लिया फिर नीचे लिया, ऐसे आप एक लेफ्ट में लीजिए एक राइट में लीजिए, तो उसमें भी ऐसे ही होगा, sin वाले मर जाएंगे, cos वाले जुड़ेंगे। तो भाई साइन वाले देखो खत्म हो जा रहे हैं, केवल कौन वाले जुड़ रहे हैं, कॉस वाले। तो आप यहां पर जो भी नेट फील्ड लिखेंगे वो ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यानी नेट फील्ड आएगा ही आएगा केवल एक्स में, वाई में तो फील्ड आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इधर और इधर अगर कंपोनेंट है तो इसमें देखो क्या हो रहा है, वाई वाले टुकड़े खत्म हो जा रहे हैं। नहीं आया समझ में, देखो देखो दोबारा देखो, ये DE केवल ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट लेकर तुमने चेक कर लिया। सोचो जैसे ऊपर है वैसे नीचे, ऐसे एक लेफ्ट में होगा तो उसके सिमेट्रिक एक राइट में होगा, सिमेट्री है ना पूरे रिंग में। बताइए, तो यहां पर आप इस चीज का ध्यान रखो कि सर ये देखो मैं इसको अलग से बना भी दूं, ये देख बेटा DE sin थीटा ऐसे होगा और DE cos थीटा इधर होगा। ऐसे नीचे वाले के लिए मैं बना दे रहा हूं, देखो जरा नीचे वाले के लिए भी बना के आपको दिखा देता हूं, अलग कलर से ले लेता हूं उसको। ये देखो इसका होगा DE sin थीटा नीचे और DE cos थीटा इधर ही आएगा ना। ये देखो लिख नहीं, वहाँ जगह बड़ी कम है तो इतना ही लिख दे रहा हूँ मैं, DE cos थीटा इधर ही आएगा ना। तो DE cos थीटा देखो क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और DE sin थीटा देखो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो गए, है ना। यानी जो भी फील्ड हमारा आने वाला है वो सारा का सारा फील्ड किस में आएगा, केवल एक्स एक्सिस में आएगा, वाई एक्सिस का फील्ड हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी हमारा इंटीग्रेट होगा DE cos थीटा। ये देखो आ जाओ फटाफट रख देते हैं जरा, अब देर नहीं लगेगी, बिल्कुल आ गया आंसर, GDM, नीचे क्या चल रहा है r² और इधर क्या चल रहा है बेटा, cos थीटा, और इसको करना है इंटीग्रेट।
आ जाओ भाई, देखो जी आर स्क्वायर को बाहर निकाल दो और कॉस थीटा को देखो ट्रायंगल से क्या लिख सकते हो, ये थीटा है ना, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ट्रायंगल के हिसाब से, बोलो क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स बाई आर। तो यहाँ पर रख दो, देखो डीएम वैसे रहने दो और कॉस थीटा की जगह रख दो एक्स बाई आर, ये देखिए ऐसे। अच्छा क्या सर एक्स कांस्टेंट है, अरे भाई एक्स तो देखो ये डिस्टेंस है ना, क्या आर हर एक एलिमेंट से आर ही डिस्टेंस होगी, हाँ आर ही डिस्टेंस होगी, तो सारे के सारे कांस्टेंट ही हो गए, जी एक्स और नीचे देखो ये आर आर कांस्टेंट है तो नीचे बाहर क्या आ गया आर क्यूब, अंदर केवल क्या बचा डीएम। ये लो सर, ये तो बड़ा आसान हो गया, यहाँ तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। अब बताओ मुझे, अगर आप हर एक टुकड़े को इंटीग्रेट करोगे, हर एक डीएम डीएम को जोड़कर जोड़ोगे, तो भाई डीएम के आगे इंटीग्रेशन लगने का क्या मतलब है, इसका मतलब हर टुकड़ा 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 जोड़ते चले जाना है, तो इसका कैलकुलेशन आएगा सीधा सीधा एम। तो क्या फार्मूला बन गया अपने पास फील्ड का फार्मूला बन गया एक्सिस पर बना जाके जी एम एक्स बाई आर क्यूब, ये अपने पास फील्ड का फार्मूला आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा इसको। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नेट फील्ड की यहाँ पर इस तरफ होगी डायरेक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये आर की वैल्यू रख दो यहाँ पर, देखो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो आर की, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जी एम एक्स और आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है और यहाँ पहले से ही क्यूब है तो ये बन जाएगा 3/2। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं। देख लो एक बार अच्छे से इसको। एक आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है, क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, सेंटर पर फील्ड कितना था 0, यहां पर फील्ड हाँ सर आया, ये देखो ये आया फील्ड सर। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसके सेंटर से बहुत दूर चले जाओ, एक्सिस पे ही बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर इन्फिनाइट पे पहुंच जाओ, और सर अगर आप इन्फिनाइट पे पहुंच गए तो वहां भी फील्ड क्या हो जाएगा 0। किसी भी मास से अगर आप बहुत दूर चले गए, इन्फिनाइट डिस्टेंस दूर चले गए, तो उसका तो इफेक्ट ही नहीं होगा वहां पर। तो सर यहां 0 है और इन्फिनाइट पर जाने पर भी क्या है 0 है। इसका मतलब सर यहां 0 है, इन्फिनाइट पर भी 0 है, तो बीच में लेकिन फील्ड है। तो बीच में सर कहीं ना कहीं फील्ड ऐसा हुआ होगा कि 0 से कोई बात शुरू है और 0 पर खत्म है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं फील्ड थोड़ी ज्यादा आई होगी फिर कम हुई होगी। कोई भी चीज 0 से शुरू 0 पे खत्म, इसका मतलब बीच में एक जगह कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आई होगी, पहले से बड़ा होगा फिर कम हो गया होगा, तभी तो 0 के बाद फिर 0 आ गया। सेंटर पे भी 0 और इन्फिनाइट पर भी 0। तो मेरा अब आपसे एक सवाल है कि आप मुझे ये बता दो कि यहां ऐसा कौन सा एक्स का वैल्यू है जहां फील्ड यानी जो ई है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं, थोड़ी सी मैथ्स है। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए और हम फील्ड को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम। तो बेसिक मैथ्स में अपन ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होता है। मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए हमें क्या करना होता है, आप सबसे पहले स्टेप क्या करते हो, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए और e मैक्सिमम ढूंढते हो तो आप क्या करो, dE/dx करो और डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। ये मैक्सिमा मिनिमा जब आप निकालते थे ना बेसिक मैथ में, वहां आप यही स्टेप फॉलो करते थे। तो आपके पास e है ना, इसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएशन को उठाकर 0 कर दो। करके देखो जरा, रफ में आप कर सकते हो आराम से। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता तो आप इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है ना। इसको जरा डिफरेंशिएट करके देखना, इस फॉर्मेट को करना डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ स्मॉल r की वैल्यू रखकर x के टर्म में तभी करना है। इसको डिफरेंशिएट करो जरा, रफ में करके देखो एक बार, फॉर्मूले आपको पता होंगे डिफरेंशिएशन को। अब मैं नहीं कर रहा, करूंगा तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। भाई जब आप इस e की वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, ठीक है, और उसको 0 करोगे तो पता आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी। मैं डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। आपको x की वैल्यू मिलेगी ±r/√2। हो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को जरूर ध्यान रखना भाई। यानी r/√2 जाएं अगर हम इधर, देखो देखो देखो, तो फील्ड हमें सबसे ज्यादा मिलेगी, और -r/√2 अगर इधर जाएं तो भी फील्ड सबसे ज्यादा मिलेगी। ये फील्ड अगर आप इधर चेक करोगे तो भी वैसे ही होगा और इधर चेक करोगे तो भी फील्ड में वेरिएशन वैसे ही होंगे। r/√2 में प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया, आप इधर चलो तो +r/√2 और अगर इसके आप लेफ्ट में चलो तो -r/√2, यानी r/√2 पर फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी।
तो हम इसको ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने देखो ये बना रखा है, एक एक्सिस पर फील्ड और एक एक्सिस पे एक्स। देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आज जरा ग्राफ समझने की कोशिश करो। देखो पहले फील्ड सेंटर पे तो 0 था, ठीक है, फिर धीरे धीरे फील्ड बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर फील्ड फिर घटा, और घटते घटते फिर से क्या हो गया, 0। सबसे ज़्यादा फील्ड कहाँ आया, सबसे ज़्यादा फील्ड कहाँ आया, जब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, r/√2। ऐसे इधर भी देखो, इधर भी फील्ड ऐसे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर घट के क्या हो गया, 0। ठीक है, इधर भी देखो फील्ड कब सबसे ज़्यादा कब हुआ, जब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -r/√2। ठीक है, ये देखो सर ये ग्राफ ऐसे देखो, देखो बड़ा 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 सबसे ज़्यादा यहाँ है, ये मैक्सिमम फील्ड है, मैक्सिमम फील्ड कब आती है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, r/√2। फिर घटते 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 फिर से क्या हो गई फील्ड की वैल्यू, 0। अच्छा, अगर आपसे मैं कहूँ राइट साइड में किसी भी पॉइंट पर फील्ड लिखो तो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन निगेटिव एक्सिस में। लेफ्ट साइड में लिखो, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ अगर आप मास रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो देखो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। इधर देखा तो इस तरफ है, इधर देखा तो इस तरफ है। यानी एक में अगर आपका ये नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है तो ये किस में जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में। इसलिए मैंने एक को ऊपर बना दिया, एक को आप नीचे बना दिया। आप इनको फ्लिप भी कर सकते हो दिखाने के लिए। हमने नेगेटिव वाली डायरेक्शन यहाँ दिखाई है और पॉजिटिव वाली डायरेक्शन हमने यहाँ दिखाई है। साइन कन्वेंशन है, आप ले सकते हो। हाँ ध्यान रहे, एक अगर आपने इधर बनाया तो एक आपको नीचे बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप एक इधर बना रहे हैं तो एक आपको इधर नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप अपने दिमाग में रखें और ये वैल्यू जरूर ध्यान रखें कि r/√2 पर जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा आता है। ठीक है।